हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी NCERT सीरीज। तो इस सीरीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और हम जो है डिस्कस कर रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, जहाँ पे हमने कल के वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ था और उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी जो न्यूक्लियस था। देखो कल के वीडियो में हमने देखा था रॉबर्ट हुक ने क्या किया हुआ था, डेड सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था। और न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो देखो दोनों में ही क्या आ रहा, रॉबर्ट। हम कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप कैसे याद रखेंगे रॉबर्ट ब्राउन। देखो यहाँ पे ना आ रहा, ना फॉर न्यूक्लियस। तो ऐसे याद रखना, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हमेशा याद रखेगा एन फॉर न्यूक्लियस और ब्राउन में एन आ रहा, इस तरह से याद रखना। तो अगर आपसे पूछे न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो आप क्या बताएंगे? रॉबर्ट ब्राउन। अब देखो न्यूक्लियस इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। कल मैंने आपको रेस्टोरेंट का एग्जांपल देके बताया था ना, तो ठीक उसी तरह से जितने भी इंफॉर्मेशन वगैरह हैं सबसे पहले कहाँ पे जाता है? न्यूक्लियस में। यानी न्यूक्लियस हमारा क्या होता है? कंट्रोलिंग सेंटर होता है। न्यूक्लियस इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। अगर आपसे पूछते हैं क्वेश्चन कि मतलब कंट्रोलिंग सेंटर क्या होता है सेल का, तो आप क्या बताएंगे? न्यूक्लियस। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, मतलब न्यूक्लियस को हम कंट्रोलिंग सेंटर बोलते क्यों हैं? तो यही मैंने आपको बताया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड सेल। अब आप सोचेंगे मोस्ट ही क्यों, ऑल क्यों नहीं? मतलब हम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि ऑल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, ऐसा क्यों नहीं बोलते? तो देखो बिकॉज सम ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि जो कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट को याद रखना। यहाँ पे देखो अगर मोस्ट की जगह ऑल लिख देगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा अगर मोस्ट की जगह ऑल लिख देगा। तो याद रखना न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर होता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और मोस्ट ही क्यों? क्योंकि कुछ जेनेटिक मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है। तो इन सब पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या है। न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होता है, स्फेरिकल एंड ओवल शेप होता है, प्रॉपर्टी ऑफ यूकैरियोटिक सेल होता है। हमने पढ़ा भी था जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। यानी ये किसकी प्रॉपर्टी है? यूकैरियोटिक सेल की। जनरली वन इन नंबर, ये जनरली क्या होता है? वन इन नंबर, एक ही मतलब होता है, यानी किसी भी सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, यानी कुछ ऐसे सेल हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकता है। जैसे कि आप देखेंगे जो पैरामीशियम होता है यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होता है। कितना होता है? 2 न्यूक्लियस। और जो टैपेटम होता है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ से देखो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से भी। न्यूक्लियस एब्सेंट कहाँ पे होता है? यानी देखो हमने क्या बोला, जनरली वन इन नंबर, मतलब किसी भी सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन कभी कभी 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो ऐसा किस किस में होता है? पैरामीशियम में। मेनी न्यूक्लियस किस में हो सकते हैं? टैपेटम में, जिसको हम सिनसाइटियम स्टेज बोलते हैं। और न्यूक्लियस एब्सेंट कहाँ पे होता है? आरबीसी में। कहाँ पे? आरबीसी में एंड सीव ट्यूब। तो इन दोनों को याद रखना, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। न्यूक्लियस कहाँ पे एब्सेंट होता है? आरबीसी एंड सीव ट्यूब में। तो ये हो गया एक्सेप्शन। अब देखो कुछ इस तरह से, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा न्यूक्लियस। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस। यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन होता है और इसके अंदर जैसे हमने देखा मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये देखो ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, यानी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे देखो ये एक सेकेंड, ये जो स्पेस आपको दिख रहा होगा इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है? 10 to 50
नैनोमीटर, 10 to 50 नैनोमीटर। तो इन पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पेरी न्यूक्लियर स्पेस सेपरेटिंग न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो अब देखो क्या था हमारा, ये है हमारा पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये क्या कर रहा है, ये है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म और ये है हमारा साइटोप्लाज्म। तो ये जो स्पेस है वो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा है, उसको सेपरेट कर रहा है। यानी अगर ये ना होता, अगर यहाँ पे ये ना होता तो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन वो मिक्स नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनके बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने देखा न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस होता है, लेकिन क्या होता है इसका जो मतलब मेम्ब्रेन होता है वो कहीं कहीं से आपस में फ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। और यहाँ पे कुछ पोर्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। फॉर्म्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है, इनर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनता है क्या, न्यूक्लियर पोर। तो इस पॉइंट को आप जो है याद रखेंगे। देखो हमने क्या देखा, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा कंट्रोलिंग सेंटर। कंट्रोलिंग सेंटर, मान लो जो न्यूक्लियस है वो हमारे देश का क्या है, प्रधानमंत्री यानी पीएम है। तो क्या होगा, अगर मान लो पीएम को पूरी तरह से किसी रूम में बंद कर दिया जाए, यानी अगर ये मतलब मेम्ब्रेन जो है पूरी तरह से बंद है, तो पीएम के पास तक मतलब कोई खबर पहुंचेगा ही नहीं कि क्या चल रहा है हमारे देश में। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ पोर होते हैं, यानी कुछ पोर होते हैं ताकि मतलब कोई मतलब क्या चल रहा है देश दुनिया में वो पीएम को पता चलता रहे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे पोर होता है। लेकिन ये जो पोर होता है आगे देखो वो कुछ इस तरह से होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि पोर बना दिया जाए कि ठीक है मतलब पीएम से मिलने लोग जा सकते हैं। अब पता चला किसी की भैंस गुम हो गई तो वो डायरेक्ट चला जाएगा प्रधानमंत्री के पास कि हमारी तो भैंस गुम हो गई। तो ऐसा भी नहीं करना है हमको, मतलब स्पेस देना है कि पीएम के पास तक लोग आ जा सकें। लेकिन कौन लोग, कुछ सिलेक्टेड लोग, कुछ सिलेक्टेड लोग, यानी यहाँ पे गार्ड मतलब जो होते हैं उनकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि वो सोच सके मतलब किसको अंदर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। तो ठीक उसी तरह से ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के दोनों मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज करके क्या बन गए, वहाँ पे पोर बना लिए ताकि जो है कुछ चीज़ें अंदर जा सकें और अंदर से बाहर आ सकें। लेकिन तो देखो यहाँ पे क्या है, जो पोर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो पोर अभी हमने देखा सिंपली, लेकिन वो कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से ये होते हैं पोर कॉम्प्लेक्स। तो क्या करते हैं, दे गार्ड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी जैसे आप देखेंगे पीएम के लिए भी कुछ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे न्यूक्लियस के पास में कुछ गार्ड होते हैं जो कि मतलब चीज़ों को अंदर जाने से या फिर बाहर आने से वहाँ पे मतलब वो सोचते हैं कौन जाएगा कौन आएगा, वो जो है उसको कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक लेयर होता है जो आउटर इनर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं लेयर ऑफ प्रोटीन फाइबर, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर लैमिना। इसको जो है आप याद रखेंगे। और ये जो है आपका पोर कॉम्प्लेक्स, ये इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। अब देखो ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, जेनेटिक मटेरियल। क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो कि है हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब जो एसिड होते हैं वो क्या डोनेट करते हैं, H+ आयन, यानी इन पे नेट चार्ज क्या होगा, निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव। और न्यूक्लियस को अच्छे से देखने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमारे सामने निकल के आ गया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल का इस तरह से स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले हमको दिखा कि हाँ कोई सा स्ट्रक्चर है एक गोल गोल सा जिसको हमने न्यूक्लियस बोला। अब इसको देखने के लिए हमने क्या किया, हमने नहीं मतलब फ्लेमिंग ने, क्या थे ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे क्या है, इस पर नेट चार्ज निगेटिव है तो हमको ऐसा कुछ लेना होगा। देखो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, एसिड। तो एसिड को स्टेन करने के लिए हमको क्या लेना होगा, बेस। तो इन्होंने क्या ऐड किया, ऐड बेसिक डाई फॉर स्टेनिंग। इन्होंने स्टेनिंग के लिए, स्टेनिंग मतलब क्या होता है कि मतलब मान लो किसी भी चीज़ पे मतलब उस डाई को, उस कलर को डालो तो वो उसका स्ट्रक्चर निकल के सामने आ जाए। तो सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस इस तरह से था।
तो जब उसको बेसिक डाई से स्टेन किया गया तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे निकल के सामने आया कि न्यूक्लियस के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन आपसे सिंपली यही पूछेंगे कि बताओ न्यूक्लियस को किससे स्टेन किया जाता है, एसिडिक डाई या फिर बेसिक डाई। तो याद रखना बेसिक डाई से। और न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, सबसे पहले ये है कलरफुल थ्रेड, कलरफुल थ्रेड जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। अब देखो कलरफुल के लिए टर्म यूज करते हैं क्रोमा, क्रोमा, और थ्रेड के लिए ये वर्ड यूज करते हैं टिन। तो क्रोमैटिन, कलरफुल थ्रेड, ये जो यहाँ आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। यानी हमको पता चला स्टेन करने के बाद जो न्यूक्लियस है उसके अंदर में क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। ये जो क्रोमैटिन होता है इसी को हम बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, यानी ये है हमारा धागा और उस धागे पे क्या लगा हुआ है, छोटा छोटा सा मोती इस तरह से, तो इसी को बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। और ये जो बीड्स है यानी जो मोती है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो इस पॉइंट को जो है आप याद रखेंगे। जो कलरफुल थ्रेड है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन यानी बीड्स ऑन स्ट्रिंग, और जो वो बीड है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब देखो जो हमारा सेल है उसका डायमीटर तो बहुत कम होता है और जो डीएनए है उसकी लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर। यानी डीएनए की अपेक्षा हमारा सेल तो बहुत छोटा है। तो इतना बड़ा, मान लो ये है हमारा सेल और उसके अंदर इतना बड़ा सा डीएनए हमको पैक करना है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, तो वही हम यहाँ पे समझेंगे। ये है हमारा एक सेल और इसके अंदर पैक करना है हमको 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। किस तरह से पैक करेंगे, इस न्यूक्लियर के अंदर में क्या होगा, डीएनए, इसके अंदर कैसे पैक करना है। देखो इन वन ह्यूमन, एक ह्यूमन में एवरेज 10 ट्रिलियन सेल होते हैं। कितने, 10 ट्रिलियन सेल। तो इस हिसाब से टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा ह्यूमन बॉडी में, 2.2 मीटर होता है। तो मतलब और कितने हैं, 100 ट्रिलियन सेल हैं। तो 100 ट्रिलियन इंटू 2.2 मीटर यानी कितना हो गया, 220 ट्रिलियन मीटर। इतना लंबा डीएनए को हमको क्या करना, पैक करना है। तो किस तरह से करेंगे, जैसे मान लो ये है इतना बड़ा सा डीएनए, कितना है, 2 मीटर लॉन्ग डीएनए। अब इसको सबसे पहले फ्रेगमेंट में क्या कर लेंगे, डिवाइड, इस तरह से उसको टुकड़ों में बांट लेंगे। अब देखो जो डीएनए होता है, ध्यान से देखते जाओ, जो डीएनए होता है वो एसिडिक होता है। याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए डीएनए कैसा है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। एसिडिक होता है और एसिड क्या करते हैं, H+ आयन डोनेट करते हैं। इस वजह से इन पे जो है ओवरऑल चार्ज कितना आ जाता है, नेगेटिव। तो इस पॉइंट को याद रखना, जो डीएनए है वो एसिडिक होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हमको इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम कहाँ पे रैप करेंगे, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहाँ पे होता है हमारा हिस्टोन मॉलिक्यूल, हिस्टोन मॉलिक्यूल। और जो हिस्टोन होते हैं इनका नाम याद रखना, H2A, H2B, उसके बाद H3H4। तो ये हो गए हमारे 4 हिस्टोन और इसके नीचे 4 होते हैं, यानी टोटल 8 हिस्टोन हो गए। जो हिस्टोन मॉलिक्यूल है यानी 8 हिस्टोन जो मॉलिक्यूल है इसी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, ऑक्टामर। क्या बोल देते हैं, ऑक्टामर। तो इसको याद रखना, ये हो गया हमारा ऑक्टामर। यानी डीएनए को हम किस पे रैप करते हैं, ऑक्टामर पे। अगर इस पे निगेटिव चार्ज है डीएनए पे तो ऑक्टामर पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अदरवाइज अगर निगेटिव होगा तो दोनों रिपेल कर जाएंगे, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह से देखो ये था हमारा ऑक्टामर और इस पे हमने इस तरह से क्या किया, डीएनए को रैप कर दिया। और अलग से यहाँ पे एक हिस्टोन आता है जिसको हम बोलते हैं H1 हिस्टोन, H1 हिस्टोन। तो याद रखना ये जो हमारा स्ट्रक्चर है पूरा, ये जो बना जब हमने इसको इस तरह से रैप किया, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। लेकिन H1 जो है ये न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है। देखो क्या लिखा है, नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। जो H1 हिस्टोन होता है वो न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर निकल के आया इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। और H1 जो है वो न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता है। अब देखो जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, हमने आपको बताया जो ऑक्टामर है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वो किसके वजह से होता है, तो वो होता है बेसिक अमीनो एसिड के वजह से। और ये बेसिक अमीनो एसिड क्या है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में, वहाँ पे अमीनो एसिड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे मैं आपको लाइसिन आर्जिनिन बताऊँगी। अब देखो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको कर लिया। क्या किया हमने, ये लिया डीएनए, ये लिया हिस्टोन
और ये इस पे क्या हो गया, रैप हो गया। इस तरह से ये रैप हुआ। फिर यहाँ पे एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन आता है जो इसको और कंडेंस कर देता है। तो कुछ इस तरह से फाइनल जो है स्ट्रक्चर निकल के आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम। और ये कैसा होता है, कलर्ड बॉडी होता है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो इतना जो हमने पढ़ा वहाँ से हमने ये समझा कि किस तरह से क्रोमोसोम यहाँ पे बन रहा है। अब देखो ये हमने देख लिया, क्या देखा हमने, हिस्टोन ऑक्टामर है और उस पर डीएनए रैप हो गया। 1 कंप्लीट टर्न प्लस 3/4 टर्न यहाँ पे जो है दिखाया गया है। अब देखो जो क्रोमैटिन होता है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पार्ट जो है वो एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, कौन सा हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, यूक्रोमैटिन क्या होता है। तो देखो जैसे मान लो हमने डीएनए को इस तरह से रैप किया। जैसे आप देखो, आपने कभी पतंग उड़ाया होगा या फिर उड़ाते हुए किसी को देखा होगा, तो क्या होता है, एक मतलब इस तरह से जो होता है उस पर इस तरह से जो थ्रेड होता है वो रैप होता है। उसके बाद धागे से इस तरह से पतंग जो है वो ऐड होता है। तो ये जो यहाँ पे धागा, उसको क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, शायद चरखी बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी पतंग नहीं उड़ाया, तो आप समझ जाना। देखो एक मतलब जो भी होता है उस पर जो, देखो सिंपल सा ये समझो कि जो धागा रैप होता है वो पतंग नहीं उड़ाता। जो ये इस तरह से जब हम धागे को खोलते जाते हैं तो जो धागा फ्री हो गया वो पतंग को ऊपर लेके जाता है, ना कि जो रैप है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आपको समझना है कि जो हमारा डीएनए जो रैप हो गया हिस्टोन पे, वो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, इनएक्टिव, यानी वो काम नहीं करता है। देखो डीएनए का काम क्या है, डीएनए से आरएनए बनता है, यानी डीएनए से आरएनए बनेगा। लेकिन जो डीएनए रैप हो गया वो इनएक्टिव हो गया, लेकिन जो डीएनए फ्री है वो एक्टिव होगा। तो यहाँ से याद रखना, जो डीएनए रैप हो गया हिस्टोन पे वो कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन। और ये कैसा होता है, डार्क स्टेन्ड। देखो अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, रुको पहले थोड़ा सा इसको, आपको यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक ये और एक ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है, तो ये जो खूब पतला सा दिख रहा होगा, चलो ठीक है यहाँ पे दिख रहा, कोई बात नहीं, तो आपको इसका कलर देखने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा कि ये कौन सा कलर है। लेकिन ये जो इतना मोटा सा कलर है वो आप इजीली जो है देख पाएंगे। तो ठीक इसी तरह से जिस पार्ट को हम इस तरह से रैप कर दिए वो क्या होगा, डार्क स्टेंड, यानी वो इजीली दिखेगा कि कौन सा कलर है। लेकिन जो एक ही थ्रेड इस तरह से, वो क्या होगा, लाइट स्टेंड। तो इसको भी जो है आप याद रखना। जो पार्ट रैप होता है डीएनए का वो हेट्रोक्रोमैटिन होता है, डार्क स्टेंड होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। लेकिन जो पार्ट फ्री होता है वो लाइट स्टैंड होता है, उसको यूक्रोमैटिन बोलते हैं, और वो ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, एक्टिव होता है। यानी ये जो फ्री डीएनए है, जो रैप नहीं है, उसी डीएनए से आगे चलकर क्या बनता है, आरएनए बनता है। उसी से क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखो इस तरह से जो है हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा, ये जो है हमारा क्या था, डीएनए था, ये जो है हिस्टोन पे रैप हो गया, और जो फ्री था उसी से आरएनए बन गया। यानी जो डीएनए से आरएनए बना वहाँ पे एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। यानी डीएनए से आरएनए बनने में कौन हेल्प करता है, आरएनए पॉलीमरेज। और ये कैसा होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। यानी अगर आपसे यहाँ पे पूछें क्रोमैटिन किसका बना होता है, डीएनए का, डीएनए प्लस हिस्टोन का, डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन का, या फिर डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन, तो आप याद रखेंगे जो क्रोमैटिन है वो बना होता है डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन का। तो इसको जो है आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब देखो ये है हमारा क्रोमोसोम। जब इस तरह से हमने सब कुछ कर लिया तो इसकी जब हम बाउंड्री इस तरह से सेट करते हैं तो फाइनली हमको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और ये जो यहाँ पे है इसको हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन यानी सेंट्रोमियर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये सब कुछ तो हमने समझ लिया कि किस तरह से यहाँ तक हमने पहुँचा। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर निकल के आया क्रोमोसोम का वो इस तरह से आया। और यहाँ पे ये जो है इसको हम क्या बोल देते हैं,
ये है हमारा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। अब देखो जो क्रोमोसोम है, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम आर आ 4 टाइप्स। जो क्रोमोसोम है वो 4 टाइप्स का होता है। सबसे फर्स्ट क्या है यहाँ पे, मेटासेंट्रिक। देखो नाम से ही स्पष्ट है, मेटासेंट्रिक यानी मिडिल में, एकदम बीच में। सब मेटासेंट्रिक यानी मिडिल से थोड़ा सा इधर उधर, यानी यहाँ पे जो दोनों पार्ट हैं वो एकदम इक्वल होंगे, लेकिन ये क्या है, मिडिल से थोड़ा नीचे आ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक एकदम टेल पे आ गया, ये क्या हो गया हमारा, टीलोसेंट्रिक। और एक्कोसेंट्रिक क्या है, मतलब एकदम टेल पे तो नहीं है, लेकिन जस्ट उसके पास में है, तो ये हो गया हमारा एक्रोसेंट्रिक। तो इस तरह से जो है, अगर आपसे पूछे कि क्रोमोसोम को किस बेस पे डिवाइड किया जाता है, तो आप बोलेंगे पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम है वो 4 टाइप्स का होता है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। अब मान लो आप इसी को कुछ इस तरह से बना दें, इस तरह से, तो इसका शेप कैसा निकल के आता है, वी शेप। और इसको आप जो है इस तरह से बनाएंगे तो एल शेप, और इसको करेंगे तो आई शेप, और ये हो गया जे शेप। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए कौन मतलब टीलोसेंट्रिक किस शेप का होगा, तो आप इसको भी इजीली यहाँ से जो है बता सकते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम किस शेप का होता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है वो ह्यूमन में क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी ये वाला जो क्रोमोसोम है टीलोसेंट्रिक, ये ह्यूमन में क्या होता है, एब्सेंट होता है। इस पॉइंट को आप जो है याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखो, हमने आपको बताया मतलब कि बीच में है छोटा आर्म है, बड़ा आर्म है। तो देखो जो ये क्रोमोसोम है, जो इसका बिग आर्म होता है और जो स्मॉल आर्म होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो बिग आर्म है उसको हम क्यू आर्म बोलते हैं, और जो स्मॉल आर्म है इसको हम पेटाइट बोलते हैं, यानी पी आर्म बोलते हैं। तो इसको जो है आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बिग आर्म को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे क्यू आर्म। जो छोटा वाला है, जो स्मॉल आर्म है, उसको बोलते हैं पेटाइट यानी पी आर्म। तो ये इसको आप जो है छोड़ सकते हैं यहाँ पे। अब देखो ये हो गया हमारा क्रोमोसोम, यहाँ पे हो गया सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के साथ में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लगा है जिसको हम बोल रहे हैं डिस्क शेप प्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। सिंथेसाइज्ड बाय स्पिंडल फाइबर। तो इसको भी याद रखना, काइनेटोकोर किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है, स्पिंडल फाइबर के द्वारा। इन सम क्रोमोसोम अदर कंस्ट्रिक्शन आर ऑल्सो प्रेजेंट। देखो मतलब हमने तो एक तो देखा, वहां पे एक कंस्ट्रिक्शन क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रोसोम। क्या बोला जा रहा है, इन सम क्रोमोसोम अदर कंस्ट्रिक्शन आर ऑल्सो प्रेजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये हो गया हमारा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, लेकिन ये हो गया यहाँ पे हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ये हो गया सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। यानी जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, यहीं से क्या बनता है, न्यूक्लियोलस बनता है। किस तरह से बनता है इसको हम आगे देखते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, जो न्यूक्लियोलस होता है वो न्यूक्लियस का ही पार्ट होता है, लेकिन न्यूक्लियोलस बनता कहाँ से है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन से। और देखो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के थ्रू ये जो जुड़ा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। तो इसको भी याद रखना। अब देखो कुछ इस तरह से हमने ये जो फिगर है, ये जो ऊपर वाला फिगर है, इसी को हम जो है अब इस तरह से देख रहे हैं। मान लो इस तरह से हमने इसको बनाया, ऐसे गिरा के, खड़ा करके नहीं, गिरा के। तो ये तो हो गया हमारा सैटेलाइट, ये हो गया हमारा सैटेलाइट। लेकिन ये जो न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर रीजन है, यानी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये तो एक पतला सा थ्रेड होता है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा नॉन स्टेनिंग रीजन होता है। जो न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन होता है, ये प्रेजेंट होता है फिक्स लोकेशन पे। फिक्स लोकेशन मतलब ये जो आर्म है, जो सैटेलाइट है, इनके बीच में ही हमेशा ये प्रेजेंट होंगे, यानी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो क्या है, जो NOR है वो नॉन स्टेनिंग रीजन है, प्रेजेंट इन फिक्स लोकेशन, फिक्स लोकेशन पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन फ्यू क्रोमोसोम, कुछ क्रोमोसोम में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं।
ये तो यहाँ पे आपके बताया गया, मान लो ये मतलब पेरेंट है, ये मदर, तो इनके क्रोमोसोम पे ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं ये आपको बताया गया। फिर देखो जो क्रोमोसोम विच कंटेन सैटेलाइट, यानी कुछ क्रोमोसोम जिनमें सैटेलाइट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सैट क्रोमोसोम। तो इसको याद रखना, सैट, देखो सैटेलाइट सैट सैट सैट, तो इसे याद रख लेना। क्रोमोसोम विच कंटेन सैटेलाइट उसको हम क्या बोलते हैं, सैट क्रोमोसोम। अब देखो जो मेल है उसमें क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिससे स्पर्म बनता है, इसको हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अच्छे से कवर करेंगे। और फीमेल में क्या होता है, oogenesis, तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम होगा। और ये जो यहाँ पे क्रोमोसोम होगा पैटर्नल और मैटरनल दोनों क्या होते हैं, होमोलोगस, यानी जो क्रोमोसोम होते हैं पैटर्नल और मैटरनल दोनों ही क्या होते हैं, होमोलोगस, इसको भी याद रखना। यानी जो जैसे मान लो पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 21 है, तो ये किसके होमोलोगस होगा, मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 21। अब ऐसा नहीं है क्रोमोसोम नंबर 21 मैटरनल के क्रोमोसोम नंबर 22 से होमोलोगस हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसको जो है आप याद रखेंगे। अब देखो किस तरह से न्यूक्लियोलस बनता है ये हमको देखना है। तो हमने क्या देखा, ये जो है ये क्या है, क्रोमैटिन, क्या है, क्रोमैटिन। और यहाँ से ये क्या है हमारा NOR, और यहाँ से क्या लगा हुआ है, सैटेलाइट। तो मान लो ये हो गया एक हमारा क्रोमैटिन, यहाँ पे क्या लगा है, सैटेलाइट, ये दूसरा क्रोमैटिन यहाँ पे लगा सैटेलाइट, ये तीसरा क्रोमैटिन यहाँ पे सैटेलाइट। इस तरह से जो है क्रोमैटिन और सैटेलाइट लगा हुआ है। और इनके बीच में जो रीजन है NOR, वो इस तरह से मान लो ये ऐसे इस तरह से फैल जाए, ऐसे ऐसे। तो आपको ये जो एक पतला सा थ्रेड है, ये पतला सा थ्रेड है, इसको अभी हम क्या बोल रहे हैं, नॉन स्टेनिंग। लेकिन अगर ये थ्रेड इस तरह से हो जाए तो अब देखो यहाँ पे एकदम बढ़िया से मस्त कलर दिख रहा, तो इसी को अब हम क्या बोलेंगे, स्टेन्ड, यानी ये स्टेन्ड हो गया। यानी जब तक ये सिंगल एक लाइन था इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये नॉन स्टेनिंग है। लेकिन जब हमने इसी को इस तरह से कर दिया यानी ये स्टेन हो गया। तो ठीक उसी तरह से जो NOR रीजन है वो सबसे पहले तो इस तरह से है, सिंगल ही है, लेकिन वो बाद में क्या हो जाता है, इस तरह से वो मतलब फैल जाता है, यहाँ पे ऐसे कंडेंस हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेंसली स्टेन्ड, और इसी को हम क्या बोलते हैं फिर, न्यूक्लियोलस। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल। न्यूक्लियोलस किस में प्रेजेंट होते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल में। अब जो है मैं आपको बताती हूँ कि ये नॉन डिवाइडिंग सेल में ही क्यों प्रेजेंट होते हैं। आगे देखो, जो न्यूक्लियोलस होता है कंटिन्यूअस विथ रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, तो इसको याद रखना। और ये क्यों होते हैं, हमने आपको कल भी बताया था, जो न्यूक्लियोलस है वो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है क्या होता है, कंटिन्यूअस विथ रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म से क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्यों, क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। अब देखो हमने आपको क्या बताया, क्रोमोसोम नॉन डिवाइडिंग सेल में प्रेजेंट होते हैं। मान लो एक सेल है नॉन डिवाइडिंग, जो कि अभी डिवाइड नहीं किया, एक है डिवाइडिंग सेल। तो देखो ये डिवाइड नहीं किया, यहाँ पे क्रोमैटिन है, सैटेलाइट क्रोमोसोम है, और ये जो है ये हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इस तरह से स्टैंड होके यहाँ पे न्यूक्लियोलस बना लिया। लेकिन जब ये सेल डिवाइड कर गया, जब ये सेल डिवाइड करेगा तो जो क्रोमैटिन है वो इस तरह से जो है अपने रियल फॉर्म में, क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाएंगे। क्रोमैटिन कैसे आ जाएंगे, क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे देखो ये मतलब सारे स्ट्रक्चर क्या हो गए, जो यहाँ पे एक जगह कंडेंस हुए थे वो अलग अलग हो गए। और ये जो NOR रीजन था जो यहाँ पे स्टेन्ड हो गया था डेंसली, वो अब कैसा हो गया, नॉन स्टेन्ड हो गया। तो इस तरह से जो नॉन डिवाइडिंग सेल है वहाँ पे न्यूक्लियोलस है, लेकिन जो डिवाइडिंग सेल है वहाँ पे न्यूक्लियोलस नहीं बन पाता। रुको आपको एक फिगर दिखाती हूँ, शायद उससे कुछ समझ आ जाए। देखो यहाँ पे ये है हमारा, ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये है हमारा न्यूक्लियोलस। तो देखो ये जो आपको ये पतले पतले से थ्रेड दिख रहे हैं ये है हमारा क्रोमैटिन, वही मतलब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और वही जो है जब यहाँ पे क्रोमैटिन स्टेन्ड हो गया, ऐसे मतलब एक जगह इकट्ठा हो गया, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलस। देखो जब तक ये थ्रेड के रूप में है ये है हमारा क्रोमोसोम, और जब ये स्टेन्ड हो गया तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमारा होता है।
तो अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस इज ओनली प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल। जो न्यूक्लियोलस है वो केवल नॉन डिवाइडिंग सेल में है। क्यों? बिकॉज डीकंडेंस्ड क्रोमेटिन कैन फॉर्म न्यूक्लियोलस। जो क्रोमेटिन है जो कि डीकंडेंस फॉर्म में है वही क्रोमेटिन को बना सकता है, लेकिन अगर वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बन गया तो वहाँ पे एनो और रीजन हट जाएगा और यहाँ से न्यूक्लियोलस नहीं बनेगा। तो देखो न्यूक्लियोलस डिसअपियर इन प्रोफेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी जब सेल डिवाइड करेगा प्रोफेज में तो वहाँ से न्यूक्लियोलस क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। क्यों? ड्यू टू क्रोमेटिन कंडेंसेशन, क्योंकि यहाँ पे क्रोमेटिन क्या हो जाता है, कंडेंस होके क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। यानी अगर क्रोमोसोम बना तो तुरंत ही हमारा न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो जो डीकंडेंस क्रोमेटिन है वही न्यूक्लियोलस को बनाता है, लेकिन अगर सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन कंडेंस हो गया, आप पढ़ते भी हैं सेल डिवीजन में कि प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है। यानी जब क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाया तो डीकंडेंस क्रोमेटिन क्रोमोसोम को बनाता है, न्यूक्लियोलस को बनाता है। लेकिन अगर वो डीकंडेंस क्रोमेटिन क्रोमोसोम में चेंज हो गया तो वो न्यूक्लियोलस नहीं बना पाएगा। तो सिंपल सा याद रखना, न्यूक्लियोलस only present in non-dividing cell because decondensed chromatin can form nucleolus. Nucleolus disappear in prophase because chromatin condensation. अब यहाँ पे देखो जो न्यूक्लियोलस है कैन बी मोर देन 1 इन नंबर। जो न्यूक्लियोलस है वो एक से ज़्यादा नंबर। तो देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस होता है वो कैसा होता है, नॉन डिवाइडिंग सेल में प्रेजेंट होता है और ओनली प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल, डेंसली स्टेन्ड होता है और कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस। यानी यहाँ पे आप देख रहे होंगे किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं होता है न्यूक्लियोलस में। आगे देखो फिर क्या है, मोर देन 1 इन नंबर, यानी ये किसी भी सेल में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी मोर देन 1 इन नंबर। स्फेरिकल स्ट्रक्चर, अभी हमने क्या देखा, वो कंडेंस होकर इस तरह से स्ट्रक्चर बना लिए, यानी गोल मटोल स्ट्रक्चर होता है। एक्टिव साइट ऑफ आरएनए, यानी यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना आरएनए का एक्टिव साइट क्या होता है, न्यूक्लियोलस। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है पूछा जा चुका है, तो इसको जो है आप याद रखेंगे। एक्टिव साइट ऑफ आरएनए क्या होता है, न्यूक्लियोलस। अब देखिए सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, किस तरह से राइबोसोम बनता है। तो यहाँ पे ये है हमारा न्यूक्लियस, क्या है हमारा न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियर पोर। ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियर पोर। उसके बाद न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जो कि मोस्ट ऑफ द क्या होता है, डीएनए। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। तो देखो मान लो डीएनए से यहाँ पे एमआरएनए बना, क्या बना, एमआरएनए। और एमआरएनए यहाँ से कहाँ गया, बाहर गया और यहाँ पे क्या बना, प्रोटीन, क्योंकि एमआरएनए से ही क्या बनेगा हमारा, प्रोटीन। तो देखो आप सोचेंगे न्यूक्लियस के अंदर में क्यों नहीं बना, तो जितने भी सिंथेसिस वगैरह हैं वो होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इस पॉइंट को याद रखना, डीएनए से एमआरएनए बना और एमआरएनए गया बाहर साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। और अब ये जो है न्यूक्लियर पोर के थ्रू फिर से गया हमारे न्यूक्लियस के अंदर, और यहाँ पे क्या बना, राइबोसोम। क्या बना, राइबोसोम। तो इन सब पॉइंट को जो है आप याद रखेंगे। अब देखो राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इफ सेल इज मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव, जैसे मान लो कोई सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन की आवश्यकता होगी। रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ प्रोटीन, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होगी। और अगर प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होगी सो सेल मस्ट हैव लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन बना रहा है। तो अगर प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ेगी तो नंबर ऑफ राइबोसोम भी बढ़ाना होगा।
सो न्यूक्लियस मस्ट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियोलस और मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस। इस वजह से जो न्यूक्लियस होगा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या बन सके, राइबोसोम। क्योंकि अभी हमने आपको बताया जो न्यूक्लियोलस होता है वो आरएनए का क्या होता है। देखो अभी हमने आपको क्या बताया, एक्टिव साइट ऑफ आरएनए क्या होता है, न्यूक्लियोलस। क्या होता है, न्यूक्लियोलस। तो हमने आपको क्या बताया, कोई सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होगी, और अगर प्रोटीन की ज़रूरत होगी तो राइबोसोम की ज़रूरत होगी, और अगर राइबोसोम की ज़रूरत होगी तो न्यूक्लियोलस की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम बनाता है, जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन है वो एक्टिविटी में हेल्प करता है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पटाखे वगैरह फोड़े जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अभी हमको यहीं पे एंड करना होगा। आगे हम कंटिन्यू करेंगे राइबोसोम वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे हम राइबोसोम के आगे कल जो है कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।